वेलकम टू इंफ्रास्किल हब। आज हम बात करेंगे डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ बीम के बारे में। और आज हम जितनी भी बातें करने वाले हैं वो सब हम एज़ पर IS 13920 के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे IS कोड के अलावा कुछ भी हम एज़ पर एक्सपीरियंस कोई भी बात नहीं बोलेंगे। जो IS कोड में लिखी है वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो कोड ओपन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ बीम का मतलब क्या है। डिटेलिंग से आप क्या समझ पा रहे हैं। तो डिटेलिंग से अगर मैं सीधा बताऊं तो डिटेलिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो बीम है, बीम की हमने विड्थ साइज़ क्या होगी, बीम की जो रीइंफोर्समेंट है कितने mm का रीइंफोर्समेंट लेना है, कहाँ पे अपन कर्टेल करेंगे रीइंफोर्समेंट को, कहाँ पे अपन डेवलपमेंट कितनी देनी है, कितना एरिया ऑफ स्टील हमने प्रोवाइड करना है, स्पेसिंग कितनी रखनी है। तो इन सब के बारे में हम आज देखेंगे। तो इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं अपना पेज नंबर 4, जिसमें हमें पूरा बीम के बारे में बताया गया है कि बीम का किस किस तरह से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं बीम का, इससे आप क्या समझ भी पाओगे कि यहाँ पे जो कोड की जो लैंग्वेज होती है उसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसे समझ, क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ पे डाउट आता है कि कोड की जो लैंग्वेज है वो हमें समझ ही नहीं आती है। तो यहाँ पे हम एक एक पॉइंट देख लेते हैं जो बीम की डिटेलिंग के रिगार्डिंग दे रखे हैं। अब यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा क्लॉज नंबर 6.1 ये दे रखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू बीम्स रेजिस्टिंग अर्थक्वेक इंड्यूस्ड इफेक्ट इन विच द फैक्टेड एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 0.08 FCK। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि हमारी जो फैक्टेड एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 0.08 FCK से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि शुड ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू 0.08 FCK होनी चाहिए, तभी हमारी ये वैल्यूज़ एप्लीकेबल होंगी। अदरवाइज़ हमें क्लॉज नंबर 7 को फॉलो करना पड़ेगा अगर 0.08 FCK से वैल्यू ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 6.1.1, बीम शेल प्रेफरली हैव विड्थ टू डेप्थ रेशियो ऑफ मोर देन 0.3। यानी कि बीम का जो विड्थ बाय डेप्थ का जो रेशियो होगा वो हमारा 0.3 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बीम शेल नॉट हैव विड्थ लेस देन 200 mm। यानी कि बीम की जो मिनिमम विड्थ होगी वो हम कितना लेंगे 200 mm। किसी भी केस में 200 mm से कम विड्थ नहीं जानी चाहिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लॉज नंबर 6.1.3, बीम शेल नॉट हैव डेप्थ D मोर देन 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन। यानी कि जो बीम की जो डेप्थ होगी, यानी कि बीम की मैक्सिमम डेप्थ हमने कितनी कंसिडर करनी है 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन करनी है। यानी कि हमारा जो भी क्लियर स्पैन दे रखा होगा, अगर मान लेते हैं हमारी ये बीम है, ठीक है, ये सपोर्ट्स हो गए, तो ये जो क्लियर स्पैन है हमारा यहाँ से यहाँ तक, सपोर्ट से सपोर्ट तक, ये जो L है ये हमारा कितना होना चाहिए 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन। इसको हमने कंसिडर करना है 1/4 ऑफ क्लियर स्पैन को। ठीक है, डेप्थ हमारी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विड्थ ऑफ बीम BW शैल नॉट एक्सीड द विड्थ ऑफ सपोर्टिंग मेंबर C2 प्लस डिस्टेंस ऑन अदर साइड ऑफ सपोर्टिंग मेंबर इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ A एंड B। इस पॉइंट के थ्रू कोड हमें ये समझाना चाहता है कि जो बीम की जो विड्थ है BW शैल नॉट एक्सीड द विड्थ ऑफ सपोर्टिंग मेंबर C2। यानी सपोर्टिंग मेंबर का यहाँ पे मतलब है कॉलम की बात हो रही है, यानी जो कॉलम की जो विड्थ है उससे ज़्यादा बीम की विड्थ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी केस में जो बीम की विड्थ है वो कॉलम की सपोर्टिंग विड्थ से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है हमने, जो एक साइड जो बीम की जो विड्थ होगी जो हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैक्सिमम हमें कितनी लेनी है, वो हमें लेनी है जो भी इन दोनों से मिनिमम होगा वो। एक बार डायग्राम के थ्रू इसे समझ लेते हैं। वैसे कोड में आपको यहाँ पे डायग्राम्स गिवन है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है तो ईजिली नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये हमारी बीम है, ठीक है, थोड़े से 3D लुक दे देते हैं, ये आगे कंटिन्यू है इधर, एंड ये हमारा कॉलम है, ठीक है, और इसे भी थोड़ा 3D दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यू है, तो ये जो बीम का जो पोर्शन है इस पोर्शन पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी सपोर्टिंग विड्थ। लेकिन कोड हमें आगे ये भी कहता है कि अगर बीम की जो विड्थ है किसी भी केस में अगर ये कॉलम की जो सपोर्टिंग विड्थ है उससे ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अगर ये और ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में हमें जो एक्स्ट्रा देंगे, यानी किसी भी एक साइड जो एक्स्ट्रा हम जो बीम को एक्सटेंड कर रहे हैं वो हम कितना एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो कोड हमें ये कहता है जो विड्थ ऑफ सपोर्टिंग मेंबर है या तो ये लो या फिर 0.7 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ सपोर्टिंग मेंबर C1 लो। C1 कौन सा है, C1 है हमारा ये वाला पोर्शन, और C2 क्या है हमारा, C2 ये है ये वाला पोर्शन। तो बीम के किसी एक साइड मैक्सिमम विड्थ हम कितना कंसिडर कर सकते हैं, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा वो हमें कंसिडर करना है। ठीक है, चाहे वो C2 हो ये वाला पोर्शन या फिर 0.7 टाइम्स ऑफ C1 हो, यानी कि ये 0.75 इंटू C1।
इनमें से कोई एक हमें कंसिडर करना है, जो भी इनमें से मिनिमम होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 6.2। तो क्लॉज नंबर 6.2 में क्या कहता है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरा डिटेलिंग ऑफ बीम के बारे में बताया गया है कि बीम की किस किस तरह से डिटेलिंग होती है। क्लॉज नंबर 6.2 में हमें लॉन्गिट्यूडल रीइंफोर्समेंट ऑफ बीम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है, तो उन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट आता है, बीम शैल हैव एटलीस्ट 12 mm डायमीटर बार ईच एट टॉप एंड बॉटम फेस। यानी कि ये बीम है, बीम के टॉप और बॉटम फेस में हमें क्या 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 देना है, मिनिमम 2 बार्स तो हमें प्रोवाइड करने टॉप में और 2 बार्स हमें प्रोवाइड करने बॉटम फेस में। और जो बार का जो डाया होगा वो कितना लेना है, हमें 12 mm मिनिमम लेना ही लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इस पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो रिक्वायर्ड ऑन एनी फेस एट एनी सेक्शन इज 0.24 रूट FCK/FY। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो का मतलब क्या होता है, स्टील रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक है, तो स्टील रेशियो होता है एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट होता है। तो इसका जो रेशियो आएगा, अगर अपन मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो की बात करें तो किसी भी फेस पे, यानी चाहे टॉप फेस में ले लीजिए या बॉटम फेस में ले लीजिए, और किसी भी सेक्शन पे वो हमारा कितना हो चाहिए, मिनिमम 0.24 रूट FCK/FY होना चाहिए। उसका नेक्स्ट पॉइंट होता है 6.2.2, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेशियो कितना लेना है हमने किसी भी सेक्शन पे, 0.025। ये हम सॉल्व करके देख लेंगे तो इतना हमारा आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 6.2.3, लॉन्गिट्यूडनल स्टील ऑन बॉटम फेस ऑफ अ बीम फ्रेमिंग इनटू अ कॉलम एट द फेस ऑफ द कॉलम shall be at least half the steel on its top face at the same section. At exterior joint, the anchorage length calculation shall consider this bottom steel to be in tension steel. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि ये हमारी एक बीम है, ठीक है, ये सपोर्ट्स है, ये टॉप फेस हो गया एंड ये बॉटम फेस हो गया। तो इस पॉइंट से ये मतलब है कि बॉटम फेस में हम जो AST देंगे एट द फेस ऑफ द कॉलम, कॉलम का फेस ये है, यानी कि यहाँ पे हम जो बॉटम फेस में जो AST देंगे वो कितना देंगे, जो टॉप फेस है यानी कि ये वाला टॉप फेस में एट द फेस ऑफ द कॉलम पे जो AST दिया है, मान लो यहाँ पे हमने कितना दिया एरिया ऑफ स्टील AST मान रहे हैं, तो बॉटम फेस में जो फेस ऑफ द कॉलम पे जो AST देंगे वो कितना देंगे हम, AST/2 देंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जो बीम होती है, बीम बीच में क्या करती है, सैग करेगी यहाँ से, क्योंकि बीम पे ऊपर से लोड लगेगा तो क्या करेगी, सैग करेगी, और कॉलम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉग आएगा। ठीक है, सपोर्ट्स पे क्या आता है अपना हॉग आता है, और सेंटर पे क्या आएगा अपना सैग आएगा। एंड हमें जानते हैं कि अगर सपोर्ट्स पे हॉग आएगा तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। और कॉन्वेक्स की किस में क्या होता है, टॉप फाइबर जो होता है वो हमारा किस में आता है, टेंशन में आता है, और जो बॉटम फाइबर होता है वो किस में होता है, अपना कंप्रेशन में आता है। एंड वी ऑल नो जो स्टील होता है वो अपना स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, टेंशन में, एंड वीक होता है कंप्रेशन में। तो इसलिए हमें सपोर्ट्स में टॉप फेस पे हम क्या देंगे, एरिया ऑफ स्टील हम ज़्यादा देंगे एज कम्पेयर टू बॉटम फेस के मुकाबले। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्लॉज देख लेते हैं, क्लॉज नंबर 6.2.4, लॉन्गिट्यूडनल स्टील इन बीम्स एट एनी सेक्शन ऑन टॉप और बॉटम फेस shall be at least 1/4 of longitudinal steel provided at the top face of the beam at the face of the column. When the top longitudinal steel in the beam at the two supporting column face is different, the larger of the two shall be considered. इस पॉइंट से हमारा ये मतलब है कि टॉप फेस या फिर बॉटम फेस में हमने जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, किसी भी सेक्शन पे जो हम जो AST लेंगे वो हमने कितना लेना है, जो टॉप फेस में एट द फेस ऑफ द कॉलम पे, किसी भी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ फेस ऑफ द कॉलम पे जो AST ले रखा है उसका 1/4 हमने कंसिडर करना है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे हमने एट द फेस ऑफ द कॉलम, इस वाले फेस पे टॉप फेस पे और फेस ऑफ द कॉलम पे जो AST ले रखा है वो हमने कितना लिया है, AST लिया है। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन पे मैं जो AST लूँगा वो मुझे कितना लेना है, 1/4 ऑफ AST तो लेना ही लेना है। तो ये हमें ये क्लॉज नंबर हमारा 6.2.4 कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे ये मेंशन है कि यहाँ पे इस वाले टॉप फेस में इस वाले फेस ऑफ द कॉलम पे AST अलग है, और इस वाले टॉप फेस में इस फेस ऑफ द कॉलम पे AST अलग है। तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, तो जो भी AST इन दोनों से मैक्सिमम होगा वो हम यहाँ पे AST कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसका 1/4 हम कंसिडर करेंगे कि इतना तो AST होना ही होना चाहिए किसी भी सेक्शन पे, चाहे टॉप फेस हो चाहे बॉटम फेस हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 6.2.5। तो ये क्लॉज हमारा ये कह रहा है,
At exterior joint, top and bottom bars of beam shall be provided with anchorage length beyond the inner face of the column equal to development length of the bar in tension plus 10 times bar diameter minus the allowance of for 90 degree band। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कोई भी एक्सटीरियर जॉइंट है, यानी कि इसके बाद जो हमारी जो बीम है वो कंटिन्यू नहीं है, ये एक्सटीरियर है पॉइंट इसका, ठीक है, इसके बाद बीम हमारी कंटिन्यू नहीं है, तो इस पॉइंट पे हम जो डेवलपमेंट लेंथ जो प्रोवाइड करेंगे, जो एंकरेज देंगे, वो हमने कितना देना है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आनी चाहिए। तो कोड हमें ये कहता है कि हमारी जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, तो एक्स इक्वल्स टू जो डेवलपमेंट लेंथ हम निकालेंगे, डेवलपमेंट लेंथ ऑफ लार्जर लॉन्गिट्यूड बार इन टेंशन, ठीक है, टेंशन में जो डेवलपमेंट निकल के आएगी बार की वो प्लस 10 डी, डी यहाँ पे क्या है हमारा डाई ऑफ बार है, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या 90 डिग्री बैंड अलाउंस, ठीक है। अब 90 डिग्री बैंड अलाउंस कितना होता है, माइनस 8 डी कर देंगे, डी के यहाँ पे डाई ऑफ बार है, ठीक है, जब एंकरेज हम लेते हैं 90 डिग्री के लिए कितना माइनस करते हैं 8 डी लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे माइनस 8 डी कर देंगे। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लॉज नंबर 6.2.6, ठीक है, क्या कह रहा है स्प्लाइसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूड बार्स, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड बार्स है इसकी स्प्लाइसिंग किस तरीके से करते हैं, यानी कि लैप लेंथ किस तरीके से देना है, लैप कितना करना है, तो वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इसके। तो जैसे कि अगर हम 6.2.6.1 में देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो ए पॉइंट हमारा क्या कहता है, ए पॉइंट हमारा कहता है द स्पेसिंग ऑफ दीज लिंक शेल नॉट एक्सीड 150 mm, यानी कि जहाँ पर हम लैप प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमने ये लैप लेंथ दी हुई है, ठीक है, तो ये क्या हमारी लैप लेंथ होगी L, तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक हम अगर जो स्ट्रिप्स दे रहे हैं उनके बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे वो कितनी रखेंगे 150 mm, यानी कि जैसे एक स्ट्रिप ये दे दी, एक स्ट्रिप ये इस तरीके से, ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा वो कितना रखना है, मैक्सिमम 150 mm रखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है द लैप लेंथ शेल नॉट बी लेस देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूड बार रीइंफोर्समेंट बार इन टेंशन, यानी कि ये हमारी जो लैप लेंथ होगी वो किसी भी केस में जो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ लार्जर लॉन्गिट्यूड बार इन टेंशन है इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर सी, लैप स्प्लाइस शेल नॉट बी प्रोवाइडेड, हमें जो लैप जो करते हैं वो हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, विद इन जॉइंटिंग, यानी कि जो बीम और जो कॉलम का जो जंक्शन आता है वहाँ पे हम लैप प्रोवाइड नहीं करते हैं। डी सेकेंड पॉइंट, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 2D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, यानी कि ये बीम है हमारी, ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया, इस कॉलम के फेस से 2D डिस्टेंस तक हम लैप प्रोवाइड नहीं करते हैं, मतलब यहाँ तक हम लैप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ तक लैप प्रोवाइड नहीं करेंगे। और डी यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है यहाँ पे डी, स्मॉल डी, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है विद इन अ क्वार्टर लेंथ ऑफ द बीम adjoining the location where flexural yielding may occur under earthquake effects। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है हमारा कि मान लो ये हमारी बीम है, ठीक है, ये हमारे सपोर्ट्स हो गए एंड ये हमें क्लियर स्पैन दे रखी है, क्लियर स्पैन हम मान लेते हैं L, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि इस बीम में जहाँ पे भी बैंडिंग मूवमेंट क्या होगा अपना मैक्सिमम होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं बैंडिंग मूवमेंट हमारा कहाँ पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे बैंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है, तो इसके दोनों तरफ यानी कि अगर टोटल ले लेते हैं तो L/4 यानी क्लियर स्पैन डिवाइडेड 4 डिस्टेंस तक हम लैप प्रोवाइड नहीं करते हैं, लिखा है ना विद इन अ क्वार्टर लेंथ, यानी कि L/4 डिस्टेंस तक हम क्या करेंगे लैप प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट मोर देन 50% ऑफ एरिया ऑफ स्टील बार्स ऑन either टॉप और बॉटम फेस शैल बी स्प्लाइस्ड एट एनी वन सेक्शन, यानी किसी भी एक सेक्शन में 50% से ज़्यादा हमने लैप प्रोवाइड नहीं करना है। तो इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रप्स के बारे में, यानी कि जो शेयर रिइंफोर्समेंट होती हैं उनके बारे में। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, जो स्ट्रप्स होती हैं इस स्ट्रप्स के लिए हम जो मिनिमम डाया जो यूज़ में लेते हैं वो हमने कितना लेना है 8 mm हमने कंसिडर करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा हमने डाया ऑफ स्ट्रप नहीं लेना है। एंड स्ट्रप्स में भी अगर जैसे कि हम जो एंड एंकरेज यूज़ में लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम जो एंड एंकरेज ले रहे हैं, यानी कि जो एंड एंकरेज होता है अपना, ये हमने कितना लेना है, ये हमने मिनिमम लेना है कितना 8D लेना है या फिर 75 mm, ठीक है, इससे कम हमारा नहीं होना चाहिए, किसी भी केस में 75 mm से कम जो एंड एंकरेज होता है वो हमारा नहीं होना चाहिए स्ट्रप्स के केस में। और इसके अलावा हम इसमें और बात करें तो इसमें जैसे कि हमारा ये डायग्राम दे रखा है,
कोड हमें इसमें ये कहता है कि हमें इसमें जो स्ट्रप्स प्रोवाइड करनी है वो हमें वर्टिकल स्ट्रप्स प्रेफर करनी है, ना कि वो इंक्लाइंड स्ट्रप्स। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट अपना क्लॉज आता है क्लॉज नंबर 6.3.5, क्लोज स्पेसिंग ऑफ लिंक्स। यानी कि जैसा कि हमने देखा था जो फेस ऑफ द कॉलम है, फेस ऑफ द कॉलम से हम जो 2D डिस्टेंस तक हम क्या लैब प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम जो स्पेसिंग रखेंगे स्ट्रप्स के बीच में, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे, वो हमने कितना रखना है। तो यहाँ पे कोड हमें ये कहता है स्पेसिंग ऑफ लिंक्स ओवर ए लेंथ ऑफ 2D एट एदर एंड ऑफ ए बीम शैल नॉट एक्सीड, पहला पॉइंट इसका D/4, बी 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूड बार। लेकिन इसका जो अमेंडमेंट 1 आया था उसमें 8D को हटा के 6 कर दिया गया है, ठीक है, यानी 8 टाइम्स ना लेके हमने 6 टाइम्स लेना है वो। एंड सी हमारा आता है 100 mm, ठीक है। डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ, तो इन तीनों में से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लॉज नंबर 6.3.5.1, द फर्स्ट लिंक शैल बी एट ए डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 50 mm फ्रॉम द जॉइंट फेस। यानी कि ये हमारा जो फेस है इससे जो हम पहली स्ट्रप जो प्रोवाइड करेंगे वो मैक्सिमम 50 mm तक करनी है, ठीक है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे इसमें लास्ट पॉइंट आता है क्लॉज नंबर 6.3.5.2, क्लोजली स्पेस लिंक शैल बी प्रोवाइडेड ओवर ए लेंथ इक्वल टू 2D ऑन अदर साइड ऑफ ए सेक्शन वेयर फ्लेक्सर यील्डिंग मे अकर अंडर अर्थक्वेक इफेक्ट्स over the remaining length of the beam vertical links shall be provided at a spacing not exceeding D/2। यानी कि इसका ये मतलब है कि 2D डिस्टेंस तक हमने जो स्पेसिंग प्रोवाइड की है उसके अलावा, क्योंकि स्पेसिंग वो तो हमने यहाँ से निकाली कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी देनी है, इसके अलावा जहाँ पे लैप लेंथ प्रोवाइड की है वो भी हमने देख लिया कि मैक्सिमम हमने 150 mm रखना है, ठीक है। इन दोनों के अलावा जो बाकी जगह बची हैं वहाँ पे हमने कितना स्पेसिंग देनी है, तो वहाँ पे हमने जो स्टेप्स के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो देनी है वर्टिकल लिंक्स में शैल नॉट एक्सीड D/2, यानी कि जो इफेक्टिव डेप्थ है इफेक्टिव डेप्थ बाय 2 से ज़्यादा नहीं देनी है वहाँ पे। तो ये था डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ बीम के बारे में। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।